हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं और जिन टॉपिकों को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना होता है या उन टॉपिकों से जो क्वेश्चन आते हैं वो कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों को हम जो है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्कस करते हैं और आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसी के क्रम में जो है हमने पाषाण काल के बारे में हमने डिस्कस को स्टार्ट किया था। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर जो पूरा पाषाण काल का जो पहला एरा था, जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल और मानव विकास का क्रम, इससे संबंधित हमने चर्चा की थी। उसी के क्रम में आज का जो हमारा पार्ट 2 आया है, जिसके अंदर हम मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि पाषाण काल को जो है लगभग बहुत सारे लोग जो है स्किप कर देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि ये वाला टॉपिक आपको आसान भाषा में समझ आए। और साथ में जो है इसके अंत में हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी रखे हैं, जो पुराने एग्ज़ामों में जो जीआईसी या पीजीटी जैसे हाई एग्ज़ाम में, मतलब इस टाइप के इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो आसानी से हम जो है आपको समझा सके, आसानी से आपको क्लियर कर सके। तो चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि हम हमारी स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरा पाषाण काल के जो है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था लार्टेट महोदय ने। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो, उसके अंदर हम मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को डिस्कस करेंगे। तो इसको हम बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। बाकी को हमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट होगा उन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं हमारी आगे की स्लाइड की तरफ। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो है इन कालों के अंदर जो औजार थे, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो जो है औजारों से ही आते हैं, तो औजारों को अगर हमने समझ लिया तो लगता है मुझे कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये जो पूरा कालक्रम जो निर्धारित किया गया है वो औजारों के आकार पे, औजारों के प्रकार पर ही ये पूरे कालक्रम को निर्धारित किया गया है कि कौन सा उच्च पूरा पाषाण काल है, कौन सा मध्य पूरा पाषाण काल है और कौन सा निम्न पूरा पाषाण काल है। दोस्तों, जैसे कि हमने इस टॉपिक से पहले एक जो टॉपिक लेके आए थे, उसके अंदर हमने बताया था कि जो उच्च निम्न पूरा पाषाण काल है उसके अंदर जो कोर पत्थर से, जो बड़ा पत्थर था, उससे औजार बनाए जाते थे। मगर होता क्या है कि दोस्तों, आगे जाके थोड़ी और उसके अंदर प्रोग्रेस होती है और थोड़ा इंटेलिजेंट होता है मानव, तो वो क्या करता है, जैसे कि इस कोर पत्थर से जो छोटे छोटे टुकड़े निकल के आ रहे थे, तो दोस्तों छोटे छोटे टुकड़े निकल के आ रहे थे और बड़ा पत्थर बच रहा था, तो उसको कोर पत्थर से जो है ये औजार बना रहा था। कहने का मतलब ये जो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मगर होता क्या है दोस्तों, आगे जाके जब मध्य पूरा पाषाण काल आता है, तो दोस्तों जिन टुकड़ों को वो निकाल रहा था, जिन जो फलक को वो निकाल रहा था, कहने का मतलब जिस पत्थर से कोई टुकड़ा टूटता है तो उसको फलक बोला जाता है। तो दोस्तों, मध्य पूरा पाषाण काल में जाके जो दोस्तों उस फलक के ही वो औजार बनाने लगा। कहने का मतलब ये है कि मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर औजारों का जो आकार था वो छोटा हो गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये निम्न पूरा पाषाण काल का है और ये मध्य पूरा पाषाण काल का है। तो दोस्तों, औजार तो वही सबसे, जो भी चीज़ें थी वो सब सेम थी, मगर उनका आकार छोटा हो गया था। कहने का मतलब ये है कि फलक उपकरण, अगर आपसे पूछा जाए कि फलक उपकरण कौन से थे, तो मध्य पूरा पाषाण काल के थे। और आपसे पूछे कि कोर उपकरण की संस्कृति कौन सी थी, तो वो निम्न पूरा पाषाण काल की थी। कहने का मतलब ये, अगर औजारों का आकार अगर बड़ा है तो वो निम्न पूरा पाषाण काल का है, और औजारों का अगर आकार अगर छोटा हो रहा है तो वो मध्य पूरा पाषाण काल में जाके छोटा हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे जो है पत्थरों का भी जो है तरीका यहाँ पे बदला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर था यहाँ पे अपने निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर, मगर यहाँ पे जिस पर और ये चार्ट और फ्लिंट आदि प्रकार के जो पत्थर है, जब इनको अवेलेबल हुए तो उन्होंने नए नए पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ऐसा आता है कि नव पाषाण काल में जाके, ये उच्च पूरा पाषाण काल में जाके तो हड्डियों के उपकरण बनाए जाते हैं। अब होता यह है कि हमने ये जो मध्य पूरा पाषाण काल के
औजारों के बारे में चर्चा कर ली कि यहाँ पे फलक पत्थर से जो फलक भाग से जो है इन्होंने उपकरण बना लिए। पर होता क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर जाके इन्हीं उपकरणों को जो है तेज कर दिया जाता है। कहने का मतलब इनमें धार वगैरह और इनको थोड़ा चमका दिया जाता है। तो इन्हीं उपकरणों को अच्छे से चमका दिया जाता है। तो वो कौन से काल में जाके चमकाया जाता है, वो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर। तो दोस्तों एक बार और हम समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले फलक जो है कोर उपकरणों का औजार बनाया गया जो है निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर। अब इन्हीं कोर उपकरण को छोड़ के फलक उपकरण किस में बनाया गया, छोटे पत्थर छोटे टुकड़ों से, ये मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर। अब मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर इनका आकार बदला है, पर होता क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर इनको तेज कर दिया जाता है, मतलब इनके अंदर धार कर दी जाती है। ये जो है काम अच्छी स्पीड से, अच्छे मतलब कम ताकत से जो ये काम कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है तीनों काल के औजारों को हमने चर्चा कर लिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और ये बता दूं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार जो थे वो जो है क्वार्टजाइट पत्थर जो नदियों के अंदर मिलता है उस पत्थर के थे। बाकी के जो औजार थे जैसे कि अब यहाँ पे जिंस ये जस्पर और चर्ट और फ्लिंट जो है पत्थर यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे भी वो पत्थर वही रहता है, मगर यहाँ पे इन पत्थर से जो औजार बनते हैं उनको तेज कर दिया जाता है, मतलब इनको धार वगैरह इनकी तेज रहती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमने समझ ली है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने औजारों को तो चर्चा कर ही लिया है, औजारों के आधार पे ही जो है इस पूरे काल क्रम को जो है विभाजित किया गया है। अब मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय अवधि है वो कौन सी है, 1.5 लाख से 35,000। तो दोस्तों 6 लाख से 1.5 लाख जो था वो था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। सबसे ज़्यादा एरा जो है मानव जीवन जो यापन निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर ही बिताया है। मगर होता क्या है, 1.5 लाख से 35,000 BC का जो काल है उसको मध्य पूरा पाषाण काल माना जाता है। इस काल की अवधि जो है, इस काल की अवधि के बारे में हमने चर्चा करी ली है। 1.5 लाख से 35,000 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। कनेडी KD बनर्जी ने जो है इस काल को क्या बोला है, नेवासियन संस्कृति बोला है। मगर इन्होंने नेवासियन संस्कृति बोला है, और एक एक होस्ट जो है इन्होंने फलक संस्कृति बोला है। जैसे हमने चर्चा की थी कि इस काल के जो औजार है फलक जो पत्थर से फलक से जो है ये औजार बने थे, तो इसको फलक संस्कृति किसने बोला है, एक एक होस्ट ने बोला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद रखना है कि फलक संस्कृति किसको बोला है, कि मध्य पूरा पाषाण काल को बोला है। और फलक संस्कृति बोला किसने है, तो वो एक एक होस्ट ने बोला है। इसके बाद इस काल को जो है फलक ब्लेड स्क्रैपर, मतलब फलक तो बोला ही, और साथ साथ में जो है इसका जो बात का जो आखिरी का टाइम होता है उसके अंदर ब्लेड भी आ जाता है। तो इस तरीके से आगे के टाइम पे जाके इसको ब्लेड संस्कृति बोला जाता है, जो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर जाके इन औजारों को तेज कर दिया जाता है, तो उसको ब्लेड बोला जाता है। मगर मोस्टली इसको जो है फलक संस्कृति बोला जाता है। इस काल के उपकरण लेवा लेवा तकनीक से जो है निर्मित थे। अगर पूछा जाए कि लेवा लेवा तकनीक से किस काल के उपकरण को निर्माण हुआ है, तो मध्य पूरा पाषाण काल का जो है तो औजारों का निर्माण लेवा लेवा तकनीक से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इस काल के भारत में मिले औजार पश्चिमी यूरोप के मुस्तूरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे। तो इसी आधार पे जो इस संस्कृति को मुस्तूरियन संस्कृति भी कहा गया है। तो दोस्तों जो औजार भारत के अंदर मिले हैं, जो फलक उपकरण भारत के अंदर मिले हैं इस काल के, इसी टाइप के जो है पश्चिमी यूरोप के अंदर एक संस्कृति मुस्तूरियन संस्कृति, उसके अंदर भी इसी टाइप के औजार थे। तो दोस्तों विद्वानों ने क्या किया, जो संस्कृति वहाँ पे प्रचलित थी उसी नाम से जो है भारत की संस्कृति जो औजार मिले उसी नाम से इसका नामकरण कर दिया। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको अब ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस काल के औजार। अब जैसे कि औजार का जो है पत्थर भी बदला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इससे पहले का जो काल था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल, उसके अंदर क्वार्टजाइट पत्थर का जो है प्रयोग हुआ था, जो नदी के अंदर मिलता है। पर होता क्या है दोस्तों कि मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर जाके जो है मानव जो है थोड़ा मैदानी भाग में चला जाता है, जहाँ से इसको ये सारे पत्थर मिलने लगते हैं। तो जब जो जो पत्थर इसको मिलेंगे उन्हीं पत्थरों का जो है अपने औजारों के रूप में वो प्रयोग करने लगेगा। तो जे जो है चार्ट, जेस्पर और फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग जो है आखिरी टाइम तक ये करता है। जैसे कि उच्च पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल तक भी इन्हीं पत्थरों का प्रयोग चलता रहता है। मगर ये सब चीज़ों के साथ साथ उनकी चीज़ें बदलती जाती है। कुछ जगह पे हड्डियों का प्रयोग हो जाता है, कहीं पे जाके तांबे का जो है प्रयोग वो करने लगता है। जैसे नव पाषाण काल के अंत में जाके ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके बाद इस काल का प्रमुख औजार बेदनी और ब्यूरिन था। जैसे कि हमने पहले का काल का क्या था, हैंडेक्स था, मगर इस काल का जो है बेदनी, बेदनी होता है। ये इस टाइप का जो उपकरण है वो बेदनी होता है। यहाँ पे हम समझेंगे कौन सा है बेदनी। तो ये आप समझ सकते हो, ये बेदनी का आकार था ये वाला।
इसको बेदनी बोला जाता है, ये जो छेद करने का काम का आता है। पर इसी बेदनी को जो यहाँ पे आके इसको और तेज कर दिया जाता है, जो स्क्रू ड्राइवर जैसा ये बन जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थित नेवासा इस संस्कृति का प्रारूप स्थल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में स्थित जो नेवासा था, जैसे कि ये यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में ही जो नेवासा है यहाँ से ही इस संस्कृति का प्रारूप स्थल मिला है। मतलब यहाँ पे जब खोज की गई है तो यहाँ पे जो ये उपकरण मिले हैं, सबसे पहले यहीं पे उपकरण मिले, इसी आधार पे इसको प्रारूप स्थल माना गया है। गुजरात में स्थित हिरण घाटी, जहाँ यूरेनियम और थेरेनियम मतलब ये विधियाँ हैं जिसके आधार पर जो है इसकी तिथि निर्धारित की गई है। इसकी तिथि मतलब जो हम देख रहे हैं 1.5 लाख से 35,000 वाला जो है, वो गुजरात की हिरण घाटी से इसकी तिथि को निर्धारण किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं, पाकिस्तान के पेशावर में स्थित संगावो गुफा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इससे ये वाला क्वेश्चन जो है पुराने एग्जामों में, पीजीटी एग्जाम में और जो है एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो संगावो गुफा का काल अगर आपसे पूछा जाए कि संगावो गुफा किस काल की संबंध रखती है, तो ये मध्यपूर्व पाषाण काल की है। और ये कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। इसके बाद आगे देखते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल को हम चर्चा करते हैं। तो उच्च पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम है वो कौन सा है? 35,000 से लेके तो 10,000 ईस्वी पूर्व तक का। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था 6 लाख से लेके तो 1.5 लाख तक का काल था हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। 1.5 लाख से 35,000 तक का था हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, और 35,000 से 10,000 तक का काल जो है उच्च पूरा पाषाण काल है। तो इस तरीके से इसका काल का निर्धारण किया गया है। और काल का निर्धारण जो है औजारों के हिसाब से ही किया गया है। जैसे कि हमने देखा था कि पहले जो है कोर पत्थर का औजार आया, फिर उसके बाद फलक का आया, फिर उसके बाद जो है तेज जो है परिष्कृत औजार जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ब्लेड संस्कृति इसको बोला जाएगा। इसको समझते हैं हम। इसे श्रेष्ठ पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो पूरा पाषाण काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वो इसी के अंदर हुआ है। तो इसलिए इसको श्रेष्ठ पाषाण काल भी कहा जाता है। इसकी अवधि के बारे में हमने चर्चा करी ली, 35,000 से 10,000 के बीच में। बेलन घाटी से सबसे पहले भारत में उच्च पूरा पाषाण काल के जो है औजार मिले हैं। तो बेलन घाटी जो है दोस्तों भारत की जो है मध्य गंगा घाटी के आसपास का जो इलाका है, मध्य भारत के इलाका, उसको बेलन घाटी से जो है इस काल के औजार मिले हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अब ये बेलन मैदानी भागों के अंदर जब मानव आ गया था तो वहाँ से इसके औजार जो है मिलने लग गए, इसके साक्ष्य जो है वहीं से मिले हैं। इसके बाद किसी काल की अंतिम संस्कृति, मतलब इस काल की बताया इसको, इस काल की संस्कृति को जो है मैगडोलियन संस्कृति भी कहा गया है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो, इसका नामकरण किया गया है। इसके उपकरण के निर्माण, मतलब इसकी विशेषता के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इस काल के उपकरणों का निर्माण विशेषीकरण पर बल दिया गया है। प्रत्येक कार्य के लिए जो है विशिष्ट उपकरण बनाए गए। कहने का मतलब ये हर काम के लिए, जैसे कि अगर कोई सा अगर गड्ढा खोदना है तो गड्ढे खोदने के लिए अलग उपकरण बनाएगा, किसी को काटना है तो उसके लिए अलग बनाएगा, किसी को मारना है तो उसके लिए अलग बनाएगा। कहने का मतलब ये पहले अभी तक के जो औजार थे वो एक औजार से जो कई सारे काम किए जाते थे। हमारा उच्च पूरा पाषाण काल में आके जो है ये मानव जो है वीआईपी हो जाता है, इसके जो है नए नए शौक हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जो है जो भी काम करेगा उसके लिए स्पेशल उपकरण बनाएगा, स्पेशल औजार बनाएगा, स्पेशल टूल्स बनाएगा। इस तरीके से जो है इसने नए नए उपकरण बनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये इंटेलिजेंट होता जा रहा है आगे जाके जो है। अब ये होमो सेपियंस भी जो है इसी काल में आ जाता है। अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं, इस काल का जो मुख्य उपकरण है ब्लेड है। ब्लेड का कहने का मतलब ये इस काल में जो उपकरण बनाया है वो बिल्कुल तेज है। कहने का मतलब इससे पहले के जितने भी उपकरण थे उनके अंदर धार वगैरह, पुलिस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। मगर जो उच्च पूरा पाषाण काल के जो भी औजार थे, हालांकि औजारों का जो है आकार परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ था, मगर इनके अंदर जो है धार सबसे ज़्यादा जो है उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर आ गई थी। अब होता क्या है, उच्च पूरा पाषाण काल के जब आगे मध्य पाषाण काल आता है तो मध्य पाषाण काल के अंदर जाके इन औजारों की जो आकृति है, इनका आकार और ज़्यादा छोटा हो जाता है। कहने का मतलब ये अभी अगर 10 इंच के आसपास का अगर ये औजार है तो ये आगे जाके 5 इंच का हो जाएगा। मतलब औजारों का जो है आकार ही घटता जाएगा हर काल में जाके। इस तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि जो निम्न पूरा पाषाण काल में था उसमें औजार बड़ा था, फिर पूरा पाषाण काल में आके औजार थोड़ा छोटा हुआ, और उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर औजार के अंदर धार आ गई है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और मध्य पाषाण काल के अंदर जाके औजार और छोटा हो जाएगा, और नव पाषाण काल के अंदर जाके तो और भी स्पेशल और ये पोलिश वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी चर्चा हम हमारे आगे आने वाले वीडियो के अंदर करेंगे। इसके बाद हम और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं।
इस हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल की। तो इस काल के अंदर ब्लेड प्रदान वही चीज़ें है यहाँ पे, जैसे कि मतलब कोई सा अगर औजार है तो उसको बस तेज कर दिया इन्होंने, तो उसका ही जो उच्च पूरा पाषाण काल का कहा जाता है ब्लेड प्रदान। मतलब ब्लेड का मतलब तेज तर्रार जो उपकरण था, औजार था, जिसने काटने में ज़्यादा स्पीड से चल सकता था। इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं थी। विशेषताओं को हम समझ सकते हैं, नए चकमक उद्योगों की स्थापना। कहने का मतलब ये है औजारों को जो है चकमक उद्योगों को द्वारा जो है इन औजारों को तेज किया जाता था, चमकाया जाता था। इस तरीके से जो चकमक उद्योग जो है इसकी विशेषता है। इसके बाद प्रज्ञ मानव अर्थात होमोसेपियंस का पदार्पण इसी काल में हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि होमोसेपियंस को जो पदार्पण हुआ है, होमोसेपियंस का जो उद्भव हुआ है वो किस काल के अंदर हुआ है, तो उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर जो होमोसेपियंस का पदार्पण हुआ है। अगर होमोसेपियंस का पदार्पण हो रहा है तो बिल्कुल क्रांतिकारी घटना है दोस्तों। अब ये आगे जाके अच्छा से अच्छा मतलब कोई से भी अच्छा काम करने वाला है, अच्छे से मतलब कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ का जो है संकेत होमोसेपियंस ने इस काल में आके दे दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, इस काल में हड्डियों के बने उपकरण। अब दोस्तों जैसे होमोसेपियंस आता है तो ये तो वीआईपी इंसान है, आप समझ सकते हो। ये कोई पत्थरों के अंदर जो है अपना टाइम वेस्ट करने वाला नहीं है। इसने अब थोड़ी मतलब हल्की फुल्की चीज़ों के साथ ही अपना काम चलाने वाला है, और जिससे मतलब अच्छे से अच्छा काम कर सके वही सारी चीज़ें इसने ढूंढ ली है। अब हड्डियों के उपकरण बनना जो है कुरनूल के मुख्य ताला से मिलते हैं। कहने का मतलब है जैसे होमोसेपियंस आता है तो अभी तक जो है औजार पत्थरों के मिल रहे थे, पहले बड़े पत्थरों को मिले, फिर छोटे पत्थरों को मिले, फिर उसके बाद थोड़े से तेज कर दिया, और होमोसेपियंस भाई साहब ने आके तो इनको जो है हड्डियों में परिवर्तित कर दिया। मतलब हड्डियों के जो है औजार देखने को मिल रहे हैं। तो हड्डियों के औजार जो है दक्षिण भारत के कुरनूल और मुख्य ताला से जो है मिलते हैं। इसके बाद इस काल में हिम युग की समाप्ति हो गई है। तो दोस्तों ये भी क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि हिम युग की जैसी समाप्ति होती है तो ये मानव जो है मैदानी भागों में चला जाता है। इससे पहले जो है जंगलों के अंदर रहता है, गुफाओं के अंदर रहता है, तो पहाड़ों के अंदर रहता है। मगर जैसे हिम युग समाप्त होता है तो नई नई चीज़ें जो है नए जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों के द्वारा जो है ये मैदानी भागों में चला जाता है। तो इससे जो है इसको हड्डियों वगैरह और नए नए पत्थर मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद और चीज़ें देखते हैं, बेलन घाटी के लोधा नाला क्षेत्र से दुनिया की प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति मिली। तो दोस्तों ये जो अस्थि निर्मित जो मूर्ति मिली है दुनिया की प्राचीनतम मूर्ति है। कहने का मतलब यहाँ से एक अस्थि ऐसी इस टाइप की मिली है। तो कई सारे विद्वानों ने इसको मूर्ति के रूप में माना, और कई सारे विद्वानों का जो है इसमें मूर्ति को नहीं मानते हैं। पर फिर भी अगर हम देखें तो अधिकांश विद्वानों ने इसे जो है अस्थि निर्मित मूर्ति माना है। तो और कहाँ से मिली है, बेलन घाटी के लोधा नाला से। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोधा नाला से मिली प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्ति किस काल को जो है निर्धारण करती है, किस काल से संबंधित है, तो ये उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे पर प्राचीनतम एकमात्र मानव निर्मित चित्रांकन। तो दोस्तों अब ये होमोसेपियंस भाई साहब आ रहे हैं, तो इन्होंने नए नए काम स्टार्ट कर दिए। पहले का मानव तो अपना बोरिंग लाइफ जी रहा था, मगर होमोसेपियंस ने आके तो भैया ये पेंटर भी बन गया, चित्रकारी भी कर रहा है, मूर्तियाँ भी बना रहा है, ये सारे अपने शौक पूरे करने में लगा हुआ है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे पर जो है प्राचीनतम एकमात्र मानव निर्मित चित्रांकन पाटने जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है वहाँ से ये मिलता है। शुतुरमुर्ग के अंडे पर खोल के बने मनको, ये मनको पर प्रसिद्ध केंद्र पाटना, ये भी पाटना ही है। और दूसरा भीमबेटका, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो दोनों से जो है जो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है उसके खोल के मन के बने हुए हैं। मतलब यहाँ से मनकों के साक्ष्य मिले हैं, एक तो पाटने से और दूसरा भीमबेटके से। पाटने महाराष्ट्र में और भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं, इस काल के चित्रों का उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका। तो ये हमने अभी देखा कि जो चित्रकारी जो चल रही है वो चित्रकारी ये जो अंडे के खोल पे चल रही थी, अब यहाँ पे जो है भीमबेटका की गुफाओं के अंदर भी चित्रकारी भाई साहब ने आके स्टार्ट कर दी। कहने का मतलब ये है कि ये चुप बैठने वाला इंसान नहीं था, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है नए नए आविष्कार करने है इसको, और नए नए काम करना है, औजार भी बनाना है, तो इसको वीआईपी तरीके से हड्डियों के औजार बनाना है, और जो है इसको मूर्तियाँ भी बनाना है, इसको जो है चित्रकारी भी करना है। चित्रकारी कहाँ करेगा ये जाके, भीमबेटका में जाके जो है चित्रकारी करने लग गया है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में
स्थित है। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि भीमबेटका की जो चित्रकारियों की शुरुआत हुई है वो उच्च पूरा पाषाण काल से हुई है, मगर भीमबेटका के अंदर जो अधिकांश चित्र है वो मध्य पाषाण काल के है। अगर आपसे शुरुआत पूछा जाए तो उच्च पूरा पाषाण काल है, और अधिकांश चित्र पूछे तो वो आपके मध्य पाषाण काल के होंगे। इस तरीके से आपको समझना है। अब बेलन घाटी के बारे में समझ लेते हैं। बेलन घाटी में क्या क्या यहाँ से जानकारी मिलती है। बेलन घाटी यहाँ से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण मतलब 3 काल का जो है यहाँ से ये नेतृत्व करता है। तो यहाँ से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण युगीन साक्ष्य मिलते हैं, मतलब 3 काल का जो है ये अपना साक्ष्य दे रहा है ये बेलन घाटी। सर्वप्रथम कुछ उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। उच्च पूरा पाषाण के साक्ष्य जो है इसी जगह से मिलता है, मतलब बेलन घाटी पे ही सबसे पहले जब रिसर्च हुई तो यहीं से जो उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिली है। तो पूरा पाषाण काल की संस्कृति के सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? बेलन घाटी से मिला है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बिलासुरगम, इसको हम सही करते हैं, बिलासुरगम से जो है भारत में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष मिले। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको बस याद रखना है अच्छी तरीके से। बिलासुरगम ये आंध्र प्रदेश जो हमारा दक्षिण भारत है यहाँ से, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारत से बिलासुरगम से जो है प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष यहाँ से मिले। और आपसे प्राचीनतम चूल्हे का अगर पूछे तो बिलासुरगम लगाना है। और किस काल का है ये? उच्च पूरा पाषाण काल का। दोस्तों अब ये ना खाना बनाने लग गए। अब देखो आप होमो सेपियंस के कारनामे, अभी तक तो जो है इन लोगों को मतलब खाने के भी लाले पड़े हुए थे, पर होमो सेपियंस भाई साहब ने आके चूल्हा बना लिया। और चूल्हा बना के अभी कोई चूल्हा बना के कोई मतलब डांडिया तो खेलेगा नहीं, अभी चूल्हा के ऊपर बैठ के अभी चूल्हा बना के यहाँ पे अभी खाना वाना खाने लग गया है पका पका के। अब इसका साक्ष्य तो नहीं मिला, बाकी अगर चूल्हा अगर मिल रहा है तो आप समझ सकते हो, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो होमो सेपियंस भाई साहब के सारे कारनामे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं बागोर के बारे में हम देखते हैं। तो बागोर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है उच्च पूरा पाषाण काल की। ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी के अंदर पास है? सोन घाटी के आसपास है, ये सोन घाटी का क्षेत्र है। इसका उत्खनन GR शर्मा ने और GD क्लर्क ने किया। तो ये आपको याद रखना है, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बाई चांस से पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है GR शर्मा ने जो बागोर का उत्खनन किया है। अब यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले इसको भी हम देखते हैं। वृत्ताकार चबूतरा, लो भाई साहब ने आके चबूतरा भी बना लिया। वृत्ताकार इस टाइप का चबूतरा बनाया इन भाई साहब ने आके। अब ये चबूतरा बना लिया और चबूतरा के ऊपर वेदिका भी बना लिया। अब लो साहब ये यज्ञ हवन करने लग गया। अब वेदिका बना लिया। वेदिका बना ली इन्होंने, यहाँ से इनको मातृ देवी की लोधा नाला से इन्होंने मूर्ति भी बना ली अस्थि निर्मित। इसके बाद त्रिभुजाकार पत्थर, अब लो साहब यहाँ पे चबूतरा बनाया, चबूतरा के ऊपर त्रिभुजाकार पत्थर भी इन्होंने डाल दिया। तो जो इसे मातृ देवी का प्रतीक माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये तो बिल्कुल अब सांस्कृतिक मानव बनने वाला है, क्योंकि जो है ये आया है जब से मतलब बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठा। इसने चूल्हा बनाया, इसने मातृ देवी की मूर्ति बना ली, इधर इसने आया चबूतरा बना के वेदिका बनाई, और वेदिका के ऊपर त्रिभुज आकार का जो पत्थर लगाया जिसको मातृ देवी का जो है प्रतीक माना जाता है। इसके बाद और क्या क्या किया इसने? बागोर 1 से उच्च पूरा पाषाण काल को जो पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है, इसी को पूजा स्थल की प्राप्ति माना जाता है। इसके बाद बागोर 2 मतलब इसका जो उत्खनन मतलब दूसरी साइड है, मतलब ये दूसरा काल का निर्धारण कर रहा है। कहने का मतलब है जैसे कि ये एक बार हम समझा देते बागोर 1 और बागोर 2 किस तरीके से। जैसे कि ये साइट है ऊपर, अब इसका उत्खनन हो रहा है तो ये वाला साइड, ये वाली लेयर जो है ये 1 नंबर की है। इसके बाद ये वाली लेयर है ये 2 नंबर की है, ये वाली लेयर की है 3 नंबर की। तो यहाँ से जो है मिला है ये पूजा स्थल मिला है। मगर मध्य पाषाण काल से जो है अब ये जो दूसरे नंबर की साइट है जो मध्य पाषाण काल की साइट है, तो यहाँ से गर्त आवास मिले हैं। कहने का मतलब है आगे जाके जो है गर्त आवास भी यहाँ से मिलने लगते हैं। गर्त आवास कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि ये गड्ढा खोद के इसके अंदर जो है गर्त आवास बना लिया, और ऊपर से जो है कुछ ढकने का और ऐसा रख के डंडा रख के इसका जो है गर्त आवास बना के रहते हैं। इस तरीके से गर्त आवास मिला है। कहाँ से मिला है ये बागोर से मिला है, जो मध्य प्रदेश के सोन घाटी के अंदर स्थित है। सांबर के 3 खुरों के पद छाप मिले, मतलब यहाँ पे सांबर के चलने के पद छाप जो अपने पैरों के जो निशान है वो मिले हैं यहाँ से बागोर से। इसके बाद आगे देखते हैं पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों ये पूरे संपूर्ण पाषाण काल के अंदर क्या क्या घटनाक्रम घटा है, किस तरीके से इन्होंने जीवन यापन किया है, किस तरीके से इनका रहन सहन था, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में हम जानेंगे।
तो इस काल का मानव पूर्णतः प्रकृति के ऊपर निर्भर था। तो दोस्तों ये इसका बस मतलब यही था, इसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ये कई गुफाओं में, कई पेड़ों पे, इस तरीके से कई नदियों घाटियों के अंदर रहता था। और इसका खाने पीने में भी मतलब ये सारी चीज़ें जैसे कि शिकार एवं कंदमूल इसके भोजन थे। ये कृषि विषि करने के बारे में तो इसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि नव ये जो होमो सेपियंस भाई साहब है ये लास्ट में आए थे, मगर अब ये जैसे ही आएंगे तो मध्य पाषाण काल में आपको कृषि से संबंधित चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद जो है पूरा पाषाण काल के बाद जो कृषि वाली चीज़ें देखने को मिलती है। मगर पूरा पाषाण काल के अंदर भोजन के लिए कंदमूल और शिकार, मतलब शिकार के द्वारा मांस और ये सारी चीज़ें और कंदमूल जो है ये सारी चीज़ें खाता था। इसके बाद तीसरी विशेषता क्या है, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित था, इसलिए मांस कच्चा खाता था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मतलब अग्नि का जो है खोज वगैरह ये सारी चीज़ें अभी तक पुख्ता इसके सबूत नहीं मिले हैं। बाकी मध्य पाषाण काल के अंदर जो है अग्नि के साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। बाकी नव पाषाण काल के अंदर जाके तो जो है ये पूरी तरह बढ़िया अच्छी वीआईपी ज़िंदगी बिल्कुल जीने लगता है। कहने का मतलब है होमो सेपियंस भाई साहब जो आके नव पाषाण काल के अंदर फुल वीआईपी बन जाते हैं। इसके बाद इस काल में कृषि एवं पशुपालन, मृद भांड का प्रचलन का अभाव था। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आपको मध्य पाषाण काल के अंदर जो आने वाला पार्ट है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे तो उसके अंदर देखने को मिल जाती है। बाकी पूरा पाषाण काल के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। इस काल के लोगों का जीवन स्थायी नहीं था। तो दोस्तों जब ये सारी चीज़ें, इसको शिकार पर निर्भर रहना है, कंदमूल है, इसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब नहीं है तो सिंपल सी बात है ये स्थायी क्यों रहेगा। जहाँ इसको शिकार मिलेगा, जहाँ इसको कंदमूल मिलेगा वहाँ पहुँच जाएगा। ठंड के टाइम पे कहाँ रहेगा, गर्मी के टाइम पे कहाँ रहेगा, इस तरीके से घूमता फिरता घुमक्कड़ जीवन जो है ये जी रहा था जो पूरा पाषाण काल के अंदर। पर मध्य पाषाण काल के अंदर जब ये कृषि करने लग जाएगा, जब इसको जो है औजारों में भी इसके परिवर्तन आ जाएंगे, छोटे छोटे जानवरों को जब पकड़ के खाएगा तो जब जाके ये इसके अंदर जीवन के अंदर स्थायित्व आ जाएगा। पर पूरा पाषाण काल के अंदर स्थायित्व नहीं आया था। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है इन लोगों ने। इसके बाद इस काल का मानव उपभोक्ता था, उत्पादक नहीं। तो दोस्तों इसको बस खाने की पड़ी थी इस काल के अंदर। ये बस मतलब अपने साथ रिजर्व करने के बारे में कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि इसके पास ना तो मृद बांड थे, ना ये कृषि करता था, ना इसके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें आती थी जो ये उत्पादक बने या मतलब कृषि करने लगे। तो ये इसको बस खाने से मतलब था, जो है पूरा पाषाण काल के अंदर हमने देख लिया है। तो दोस्तों इसके बाद जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, जैसे कि बिला सुरगम के बारे में हमने चर्चा की थी। तो बिला सुरगम जो है दोस्तों इस एरिया के अंदर है। अब सोन घाटी की चर्चा की थी, तो सोन घाटी जो है इस एरिया के अंदर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है दो एरिया की। इसके बाद जो है बागोर है, बागोर भी है जो मध्य प्रदेश के अंदर यहीं पे था। दोस्तों आप समझ सकते हो कि निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर जो है ये नदी घाटी के अंदर था, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। मगर होता क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर जो है मैदानी भागों के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि सोन घाटी, बेलन घाटी, ये सारा इलाका जो है यही वाला इलाका है जो है मैदानी इलाकों में अंदर आ जाता है। और मैदानी इलाकों के अंदर जाता है तो यहाँ पे इसको मैदानी इलाकों के पत्थर मिलते हैं जो जो चार्ट और फ्लिंट इस टाइप के पत्थरों से मिलता है। तो अब जाके जो इसके क्रांतिकारी जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे जो है अब ये कुछ और नई नई चीज़ें यहाँ पे करने लगेगा। इस तरीके से जो है हमने ये समझने की कोशिश की है। तो इसके बाद जो है अब ये पूरे भारत में फैल जाएगा नवपाषाण काल के अंदर। तो ये इसका जो है साक्ष्य सभी जगह से मिलने लगते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो है अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने जो है टॉपिक मुझे लगता है आपको आसानी से अगर समझाया है मैंने, तो आपको थोड़ा समझने की आपने भी अगर कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर और जो बाकी कुछ अगर आपके कन्फ्यूजन है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन के माध्यम से, आप जब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ हम क्वेश्चन का आंसर आपको गेस करना है और हम राइट आंसर बताएंगे। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मध्य पूर्व पाषाण काल को किसने फलक संस्कृति कहा है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने आपको सबसे पहले पहली स्लाइड के अंदर ही इसके बारे में हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा तो आप समझ सकते हो। तो पहला जो है केडी बनर्जी, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है जो एच डी संकालिया और चौथा है ए.के. घोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने अभी तक सोच ही लिया होगा, तो इसका राइट आंसर है ए.के. घोष। तो ए.के. घोष ने जो है इसको फलक संस्कृति कहा है। तो फलक संस्कृति क्या थी कि छोटे छोटे जो पत्थर होता है, बड़े पत्थर को तोड़ के जो छोटे पत्थर निकलते हैं उन्हीं का औजार इन्होंने बनाया था। जैसे कि ये टुकड़ा निकला, इधर ये टुकड़ा निकला, तो इन टुकड़ा का जो है इन्होंने औजार बनाया था। इस तरीके से इसको फलक संस्कृति कहा गया है। इसके बाद होमोसेपियंस के बारे में आया, होमोसेपियंस का पदार्पण किस काल के अंदर हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में हमने बताया था आपको, पहला ऑप्शन है हमारा निम्न पूरा का पाषाण काल,
दूसरा ऑप्शन है मध्य पूर्व पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूर्व पाषाण काल और चौथा है नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल। दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल के अंदर जब होमो सेपियंस आ जाता है तो नई नई चीज़ें और नए नए औजार और हड्डियों के औजार बनाने लग गया और मातृ देवी बना ली इसने, जो है चबूतरा बना लिया, चबूतरा के ऊपर जो है वेदिका बना ली, वेदिका के बाद जो है त्रिभुज आकार का एक पत्थर रख दिया, उसको जो है इन्होंने मातृ देवी माना इतिहासकारों ने। इस तरीके से जो है होमो सेपियंस ने आगे नए नए काम करने लग गया। तो इसको जो किस काल के अंदर माना जाता है, उच्च पूर्व पाषाण काल के अंदर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको बस याद रखना है इस चीज़ को। पहला ऑप्शन है हमारा मेहरगढ़, दूसरा है बिलासुरगम, तीसरा है बागोर, चौथा है बाघोर। तो बागोर जो है ये राजस्थान में और बाघोर है ये मध्य प्रदेश में, ये भी आपको समझना है। और बागोर जो है मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है, ये इसको बस याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर है हमारा बिलासुरगम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल के संबंध में गलत कथन हमें बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नए चकमक उद्योगों की स्थापना, होमो सेपियंस का पदार्पण, उपकरणों के निर्माण में विशेषीकरण पर बल दिया गया, हड्डियों के बने उपकरणों की प्राप्ति और फलक प्रकार के उपकरणों का व्यापक प्रयोग। तो दोस्तों आपको राइट आंसर यहाँ पे देखना है। तो मुझे लगता है आपको जो है राइट आंसर इसको आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका राइट आंसर मतलब कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो आपको कमेंट जरूर करना है दोस्तों, जिससे हमको पता लगे कि आप कितना सीरियस हो, क्योंकि कई सारे लोगों को देखा है कमेंट्स नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको राइट आंसर जरूर बताना है, इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा कथन इसके अंदर गलत है उच्च पूर्व पाषाण काल के अंदर, आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा जो है शुतुरमुर्ग के अंडे पर मानव निर्मित प्राचीनतम जो है चित्रांकन कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसका तो बिल्कुल इजी राइट आंसर आपको पता लग गया होगा अब तक। पहला ऑप्शन है हमारा पाटने, दूसरा है बागोर, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है नेवासा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाटने। और दोस्तों एक चीज़ और है, जो अंडे की खोल से मन का जो बना था वो आपको पाटने से भी मिलता है और आपको भीमबेटका से भी मिलता है, जो राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से जो अगर खोल का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको दोनों को बताना है, और अगर चित्र का पूछे तो पाटने बताना है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर पाटने है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हड्डी की मातृ देवी, ये दोस्तों जीआईसी का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो 2018 में। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति आपको प्राप्त कहाँ से हुई थी और किस काल में हुई थी? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। विंध्याचल घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल है दोस्तों ये, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागोर के मध्य पाषाण काल से, विंध्याचल घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको गेस करना है। आप तो मुझे लगता है आप तक आपने राइट आंसर पता कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है आपका विंध्याचल घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो होमो सेपियंस जब आ जाता है तो उसी ने जो है नए नए काम किए थे, आप इस बात से आप समझ सकते हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? तो दोस्तों इसका भी जो है राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जो है टाइप करके आपको बताना है। ये यूपीजीआईसी के अंदर 2012 में क्वेश्चन आया था। तो आपको बताना है ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण थे किस काल के थे, उच्च पूर्व पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, मध्य पूर्व पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण काल के। तो आपको राइट आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, मतलब जो है तेज औजार किस काल के औजार थे? निम्न पूर्व पाषाण काल के, उच्च पूर्व पाषाण काल के, नव पाषाण काल के या मध्य पाषाण काल के? पीजीटी 2000 के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है उच्च पूर्व पाषाण काल के अंदर जो औजारों को तेज कर दिया गया था। और जो है इससे आपको मतलब आपने समझ लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्यों पसंद नहीं आया और क्या कन्फ्यूजन है आपके और क्या डाउट है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और भी जो हमारी पुरानी वीडियो डली हुई है उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जिसके अंदर मिडेवल, एंशिएंट और मॉडर्न सभी के जो है वीडियो डाले गए हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और
कमेंट जो हमने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आपको ज़रूर देना है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को इतिहास का किला के नाम से आप सर्च करके इतिहास का किला से आप सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहां आपको कई सारे इतिहास के कंटेंट मिल सकते हैं। आपको वहां पे क्यूजेस मिल जाएगी, पोल मिल जाएंगे, कई सारी बुक की पीडीएफ मिल जाएंगी, और आप पर्सनली आप हमसे कोई भी, अगर आप कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सजेशन आप ले सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट भी करें जो राइट आंसर है वो भी, और कमेंट्स जो है वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।